नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी नाइट पर, जहां आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आपको डर लगता है तो तैयार हो जाइए एक ऐसी भयावह कहानी के लिए जो रात भर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। और एक बात बताना चाहता हूं कि आज की ये कहानी काल्पनिक है, कृपया इसे सीरियस ना ले। मारिया को अपनी दादी के गांव जाना था, इसलिए उसने सोचा रात वाली ट्रेन पकड़कर आराम से सोते हुए जाएंगी। कितने दिन हो गए वो अपनी दादी से नहीं मिली। उसकी दादी का घर है भी तो बहुत दूर। उसके मम्मा पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो यहाँ शहर में अकेली रहती है। दादी अपना गांव छोड़कर शहर में उसके साथ रहना नहीं चाहती। उसकी दादी जूलियट को तो अपना गांव ही भाता है। वहां उनका अपना खुला खुला फार्म हाउस है जिसमें वे खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करती हैं। और उन्होंने वहां के छोटे से तालाब में बतखें पाली हुई हैं। एक गाय भी है उनके पास। वे अब बूढ़ी हो चुकी हैं, इसीलिए अपनी हेल्प के लिए उन्होंने मरियम और जोसेफ को रख रखा है। दोनों पति पत्नी हैं, साथ में गरीब घर से हैं। जूलियट ने उन्हें अपने फार्म हाउस में सहारा दे रखा है। वो यहाँ रहकर काम भी करते हैं और साथ में जूलियट की सेवा भी। जब भी मारिया जूलियट से मिलने आती है तो जूलियट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मारिया हमेशा अपनी दादी के यहाँ बस से जाती थी तो दिन भर लग जाता था, इसलिए इस बार मारिया ने अपनी दादी जूलियट के यहाँ ट्रेन से जाने का सोचा। वो अपनी दादी के यहाँ ट्रेन से पहली बार जा रही थी, इसलिए ये उसके लिए एक नया अनुभव था। मारिया रात 7 बजे ट्रेन में अपनी दादी के घर जाने को चढ़ी। उसकी सीट ट्रेन के दरवाजे के पास ही थी। वो आज बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। वो ट्रेन में और भी यात्रियों से मिली और उनसे बात करते करते उसका सफर अच्छा कट रहा था। फिर सब खाना खाने बैठे। मारिया ने भी बाहर से खाना पैक कराया था सफर के लिए, तो वो भी अपना खाना खोलकर खाने लगी। खाना खाने के बाद सब अपनी अपनी सीट पर सोने के लिए लेट गए। मारिया भी अपनी सीट पर लेट गई। लगभग 10 बजने को थे, तभी अचानक ना जाने क्या हुआ, ट्रेन हिलने लगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। शायद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मारिया को जब होश आया तो उसे अपने माथे पर कुछ दर्द सा महसूस हुआ। उसने अपने माथे पर हाथ लगाकर देखा तो उसे गीला गीला सा महसूस हुआ। शायद उस जगह चोट लगने से खून बह रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे सब जगह अंधेरा सा नजर आया। उसे ऐसा एहसास हुआ कि शायद ट्रेन का डिब्बा पलट गया था और ईश्वर का शुक्र था कि उसकी सीट दरवाजे के पास थी। ट्रेन का दरवाजा आधा खुला हुआ था और वो आधी ट्रेन के भीतर और आधी ट्रेन के बाहर पटरियों पर पड़ी थी। उसने सावधानी पूर्वक खुद को बाहर निकाला। खुद को निकालते समय उसे कमर पर चोट और पैरों पर खरोंच भी आ गई। वो बाहर निकली। उस दिन चांदनी रात थी और उसने चांद की रोशनी में ट्रेन की हालत देखी तो वो देखकर दंग रह गई। ट्रेन के सभी डिब्बे पलटे हुए थे और हर जगह लोगों के कराहने की आवाज आ रही थी। एक वो ही अकेली थी जो ट्रेन के बाहर थी। आसपास केवल मैदान ही मैदान था। कोई भी बस्ती नहीं थी। उसके पास कोई सामान भी नहीं था। उसकी कलाई की घड़ी पर उसने समय देखने की कोशिश की तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या समय हुआ है। अब वो अकेली हैरान परेशान सी हो उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। वहां कहीं भी पानी का साधन उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं बचाव कार्य भी कब शुरू होने वाला था, ये भी उसे पता नहीं था। उसने सोचा यहां ठहरने का कोई मतलब नहीं। आसपास कुछ ढूंढती हूं, शायद कोई उम्मीद की किरण दिख जाए। और वो दुर्घटना वाली जगह से बाहर निकलकर जाने लगी। उसे दूर कहीं एक रास्ता दिखा जो शायद यहां के किसी गांव की ओर जा रहा था। उसने सोचा कि क्या करूं, जाऊं या नहीं। फिर सोचा इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो उस संकरे से रास्ते से उस गांव की ओर जाने लगी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक रोशनी सी दिखाई दी। रोशनी देखकर उसके मन में आशा जागी कि शायद यहां उसे कोई मिल जाए। वो अब धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद उसे पता चला कि वहां एक घर है और वो रोशनी उस घर की खिड़की से आ रही है। वो घर अभी भी दूर था और मारिया को बहुत प्यास लग रही थी। वो एक उमस भरी रात थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मारिया उस घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वो उस घर के पास पहुंच गई। उसने देखा कि वो घर तो एकदम पुराना और खंडहर है। घर के सामने बड़ा सा मैदान है। मैदान में एक चापाकल लगा है और मैदान के आगे लोहे का गेट लगा है।
चांदनी रात थी, लेकिन वहां का दृश्य मन को भयभीत करने वाला था। उस घर के लोहे का गेट खुला था, तो वो बिना संकोच के भीतर चली गई। चापाकल देखकर वो खुद को रोक ना सकी और उसने चापाकल चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पानी नहीं निकल रहा था। वो लगातार मेहनत करती रही और आखिरकार अंत में उसमें से पानी आने लगा। वो चापाकल चलाते चलाते पसीने पसीने हो गई थी, इसलिए चापाकल का पानी भरने के लिए वो कोई बर्तन ढूंढने लगी। बहुत नजर दौड़ाने के बाद उसे एक चीनी मिट्टी का पुराना सा मर्तबान दिखा जो दूर पड़ा था। उसने उसके पास जाकर देखा तो उसके मुंह के ऊपर का भाग टूटा हुआ था। उसने सोचा चलो इसमें पानी भरकर ठीक से पी तो सकती हूँ। उसने वो पुराना मर्तबान उठाया और पहले उसमें पानी भरकर उसे ठीक से धोया, फिर साफ पानी भरकर उसने जी भर के पानी पिया। उसके बाद अपना चेहरा धोया, अपनी खरोंचों को धोया और साथ में माथे के खून को भी धोया। चेहरा धोने के बाद उसने उस पुराने से घर के दरवाजे पर दस्तक दी। छर्र छर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला तो उसने देखा कि कोई बुढ़िया एक लोहे का छोटा सा लैंप लेकर खड़ी है। उस बुढ़िया ने मारिया से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? तब मारिया बोली, मैं अपनी दादी के घर जा रही थी और मेरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। शायद उस ट्रेन में अब तक कोई भी ना बचा हो, क्योंकि ट्रेन बुरी तरह पलटी हुई पड़ी थी, लेकिन मैं बच गई। उस जगह मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं वहां से चल पड़ी और भटकते भटकते यहां आ पहुंची। तो बाहर क्यों खड़ी हो, भीतर आओ, वो बुढ़िया बोली। और फिर मारिया भीतर पहुंची। उसने देखा, लैंप की रोशनी में देखा कि घर बहुत ही पुराना है और सालों से ना तो वहां सफाई हुई है और ना वहां की मरम्मत। उस घर की हालत देखकर मारिया ने पूछा, घर की हालत तो बहुत खराब है, कब से मरम्मत नहीं हुई यहां? शायद 100 सालों से मरम्मत नहीं हुई यहां की, बुढ़िया बोली। ओह, तो आप यहां कब से रहती हैं? मारिया ने पूछा। बहुत सालों से रहती हूं, बुढ़िया बोली। तो क्या आप यहां अकेली रहती हैं? मारिया ने पूछा। हां, भला मेरे साथ कौन रहना चाहेगा, बुढ़िया बोली। ऐसा क्यों, आपके रिश्तेदार भी तो होंगे? मारिया ने पूछा। एक भूतनी के साथ कोई नहीं रहना चाहता, क्या तुम रहोगी मेरे साथ? बुढ़िया बोली। मारिया ने इतना सुना तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसने देखा कि अब बुढ़िया हवा में तैर रही थी और उसके पैर ही नहीं थे। ये देखकर मारिया दरवाजे के बाहर भागी और ऐसी भागी कि 1 किलोमीटर दूर जाने पर ही दम लिया। अब थक जाने पर उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी। वो धीरे धीरे चली जा रही थी। तभी उसने किसी ट्रेन की आवाज सुनी। उसे लगा कि हो सकता है कि यहां कोई रेलवे स्टेशन हो। वो ट्रेन की आवाज की दिशा में बढ़ चली, लेकिन अब उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई थी। लेकिन तब भी उसने हार ना मानी थी और तब उसे 1 घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कि ट्रेन के आने पर बजती है। उसे अब ऐसा लगा कि शायद पास में कोई रेलवे स्टेशन है, तो वो वहां अपना हाल बताकर मदद मांग सकती है। वो स्टेशन की ओर बढ़ती जा रही थी और फिर कुछ दूर चलने पर उसका यकीन पक्का हो गया, क्योंकि वहां सच में एक रेलवे स्टेशन था। वो खुश हुई और थोड़ी देर के लिए पास में पड़े पत्थर पर सुस्ताने के लिए बैठ गई। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा, सुनिए, क्या आप भी रेलवे स्टेशन की ओर जा रही हैं? मारिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसने उसे देखकर राहत की सांस ली और मन में बोली, चलो, अब कोई तो मिला, मैं यहां अकेली नहीं हूं। जी, आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, उस लड़के ने कहा। जी, मेरी ट्रेन पीछे कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, शायद अब तक कोई भी ना बचा होगा, लेकिन मैं बच गई और भागकर यहां आ गई, मारिया बोली। जी, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है, वो नौजवान बोला। जी हां, रेलवे स्टेशन ही जा रही थी, लेकिन आप यहां कैसे? मारिया ने पूछा। जी, मेरा नाम एंटेनियो है और मैं यहां दोपहर से भटक रहा हूं। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मैं दोपहर में स्टेशन भी देखकर आया, लेकिन वो तो सुनसान पड़ा है। बस घंटी और ट्रेन की आवाज मुझे दूर से ही सुनाई दी थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, ना तो ट्रेन और ना कोई भी इंसान, एंटेनियो बोला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने थोड़ी देर पहले ट्रेन की आवाज सुनी और ट्रेन आने के पहले जो घंटी बजती है वो भी सुनी, मारिया बोली। सुनी तो मैंने भी थी, तभी तो उस ओर गया था, एंटेनियो बोला। ओह, तो अब क्या करूं मैं? मारिया बोली। तो चलिए एक बार और उस ओर होकर आते हैं, एंटेनियो बोला। जी चलिए, और दोनों अपना परिचय देते और बातें करते हुए स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन सच में सुनसान पड़ा था, लेकिन वहां की बत्तियां जल रही थीं,
जो कि इलेक्ट्रिक ना होकर लालटेन्स थी। वे दोनों वहां का नजारा देखकर आश्चर्य में थे। दोनों यहां वहां स्टेशन पर घूमने लगे और तभी उन्हें एक कूली दिखा। उससे एंटोनियो ने पूछा, भाई, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? कोई नहीं रहता क्या यहां? जी, सब रहते हैं। यहां केवल 3 ट्रेन ही गुजरती हैं, सुबह, दोपहर और रात। इसलिए जब ट्रेन के आने का वक्त होता है तभी सब आते हैं। ऊपर से ये स्टेशन कस्बे से बहुत दूर है, इसलिए भी लोग यहां कम आते हैं। यहां के ज्यादातर लोग बसों से यात्रा करते हैं, कूली बोला। लेकिन जो ट्रेन की आवाज हम दोनों ने सुनी तो वो क्या थी? मारिया ने पूछा। अरे, ट्रेनें यहां से गुजरती हैं, रुकती थोड़े ही हैं, कूली बोला। अच्छा, तो ये बात है, एंटोनियो बोला। लेकिन उन ट्रेनों की आवाजाही के लिए यहां कर्मचारी भी तो चाहिए, जो कि यहां नहीं है, मारिया ने पूछा। ज्यादा काम नहीं रहता तो ये काम तो मैं ही कर देता हूं, साहब लोग मुझे कुछ पैसे दे देते हैं, कूली बोला। लेकिन ये तो गैर कानूनी है, अपना काम किसी और को सौंपना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मारिया बोली। यहां सब चलता है, मेरी भी कमाई हो जाती है, कूली बोला। लेकिन ये तो गलत है, मारिया बोली। अरे मारिया, ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि अगली ट्रेन कब मिलेगी? एंटोनियो ने कूली से पूछा। बस कुछ ही देर में आने वाली है, कूली बोला। चलो अच्छा है, कम से कम हम इस जगह से तो निकलेंगे, मारिया बोली। हाँ मैडम। और इतना कहकर वो कूली वहां से चला गया। मारिया और एंटोनियो ट्रेन का इंतजार करने लगे। उनका एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीत रहा था, क्योंकि वो स्टेशन बहुत ही छोटा था। पुराने जमाने का उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहां लोग भी नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए उन दोनों को वहां ट्रेन की प्रतीक्षा करना बड़ा अखर रहा था। टिकट घर में टिकट भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वहां भी कोई नहीं था। तब उन दोनों ने फिर से उसी कूली से पूछा कि ट्रेन का टिकट क्यों नहीं मिल रहा। तब कूली ने कहा, यहां आप लोगों को टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आपका टिकट तो ट्रेन में ही कट जाएगा। कूली की बात सुनकर एंटोनियो बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तब कूली बोला, मतलब ये है कि ट्रेन में ही अपना टिकट बनवा लीजिएगा, यहां टिकट नहीं मिलता। ओह, तो ऐसा कहो ना, एंटोनियो गुस्से से बोला। फिर कुछ ही देर में ट्रेन आ गई। ट्रेन रुकी तो दोनों ने देखा कि ट्रेन बहुत ही पुराने जमाने की थी। उसमें आगे इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, अगल बगल बहुत तेज रोशनी वाली लालटेन टंगी थीं। ट्रेन काफी देर तक रुकी रही, लेकिन उसमें से एक भी यात्री ना उतरा। दोनों को ये चक्कर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दोनों को इस जगह से छुटकारा भी पाना था, इसलिए मजबूरीवश दोनों ट्रेन में चढ़ गए। और जैसे ही वे ट्रेन में चढ़े तो वैसे ही ट्रेन फुल स्पीड से चल पड़ी। ऐसा लगा कि जैसे ट्रेन उन दोनों के चढ़ने का ही इंतजार कर रही थी। दोनों ने ट्रेन के भीतर नजर दौड़ाई तो अंदर बिल्कुल मध्यम सी रोशनी थी। सीटों पर ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष और कुछ बच्चे थे। जैसे ही वे दोनों चढ़े तो सब उन दोनों को घूर घूर कर देखने लगे। दोनों को थोड़ा डर लगा, फिर दोनों एक मुनासिब सी सीट देखकर साथ में बैठ गए। फिर उन्हें ट्रेन में कुछ खटर पटर की आवाज आई। एंटोनियो ने मारिया से कहा, मैं देख कर आता हूं, मारिया बोली। कहीं मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। फिर मारिया की बात सुनकर एंटोनियो कहीं नहीं गया, वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। वहां मौजूद बच्चे गुमसुम से बैठे थे, ना हंस रहे थे और ना खेल रहे थे, बस उन दोनों को ही घूरे जा रहे थे। तभी अचानक एंटोनियो की निगाह उन सबकी सीटों के नीचे गई। वो ये सब देखकर भौंचक्का रह गया और मारिया से इशारों में कुछ कहा। मारिया ने एंटोनियो की बात समझकर जब उन सबकी सीटों के नीचे देखा तो उनमें से किसी के पैर नहीं थे। दोनों चुपचाप चुप्पी साधे बैठे रहे। दोनों को डर भी लग रहा था, लेकिन उस ट्रेन में बैठे रहने के सिवाय उनके पास कोई और चारा नहीं था। अब धीरे धीरे वे बच्चे अपनी सीट से उठे और हवा में तैरने लगे। वे सब मारिया और एंटोनियो के पास आकर फिर चले जाते। बच्चे उठे तो उनकी माएं भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगी और साथ में भयानक सी हंसी भी हंसने लगी। वे सब सफेद गाउन पहने थीं जो हवा में लहरा रहे थे। अब उन महिलाओं के पति भी कोट पहने हुए हवा में तैरने लगे। वे सिगार भी पी रहे थे। अब डर के मारे मारिया और एंटोनियो की घिघी बंध गई। कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा दोनों को अपनी जान बचाने का। ऊपर से ट्रेन की रफ्तार भी तेज थी, वे कूद भी नहीं सकते थे ट्रेन से। फिर एंटोनियो ने मारिया को दोबारा इशारों में कहा कि मैं ट्रेन की चेन खींचने की कोशिश करता हूं, शायद ट्रेन रुक जाए और फिर हम यहां से भाग सकते हैं। तुम ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचो, मैं भी चेन खींचते ही आ जाऊंगा। मारिया मान गई और धीरे धीरे से दरवाजे के पास पहुंची।
और इधर एंटोनियो चेन के पास पहुंचा। ट्रेन का दरवाजा अध खुला था और मारिया वहीं जाकर खड़ी हो गई। एंटोनियो ने जैसे ही चेन खींची तो मारिया नीचे उतर गई, लेकिन जैसे ही एंटोनियो उतरने को हुआ तो उन सभी ने एंटोनियो को जकड़ लिया। एंटोनियो जोर से चीखा, मारिया तुम भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। मारिया रोते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग सकती, तुम भागो मारिया, अपनी जान बचाओ। एंटोनियो फिर चीखा। इतने में उन सभी लोगों ने एंटोनियो को काटना शुरू कर दिया। ये देखकर मारिया रुक न सकी और वहां से भाग गई। उसके वहां से दूर जाते ही ट्रेन चल पड़ी, लेकिन उसमें से कोई नीचे ना उतरा और मारिया नीचे खड़ी रोते हुए बोली, मुझे माफ करना एंटोनियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी। मारिया कुछ देर वहीं रोती रही, फिर कुछ सोचकर उस रेलवे ट्रैक से बाहर निकली। वहां से वो बाहर तो निकल आई, तब उसने वहां 2-3 ट्रैक्टर खड़े हुए देखे। उसे लगा कि शायद यहां कोई उसे मिल जाएगा जो उसकी मदद कर सके। वो उन ट्रैक्टर के नजदीक पहुंची तो उसे वहां कुल्हाड़ियों से कुछ काटने की आवाज आई। उसने सोचा शायद मजदूर लकड़ियां काट रहे होंगे और इन ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाते होंगे। अब तो पक्का उसे यहां मदद मिल जाएगी। वो धीरे धीरे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली के पास पहुंची और वहां से छुपकर देखने लगी। उसने सोचा पहले पूरी तसल्ली कर लूं, फिर मदद मांगूं, और उसने देखा कि एक तंबू के भीतर 2-4 लाल टेनें रखी हैं और एक व्यक्ति काला सा लाबादा पहनकर कुल्हाड़ी चला रहा है। और उसने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि वहां लकड़ियां नहीं काटी जा रही थीं, वहां कई सारे लोगों की लाशें रखी थीं और वो व्यक्ति उन लाशों के टुकड़े टुकड़े करके शायद ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में ले जा रहा था। उस व्यक्ति ने पहले से ही कुछ टुकड़े कर रखे थे और थोड़े से टुकड़े और करके उसने उस ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाले, जिसके पीछे मारिया छुपी थी। मारिया को यह एहसास ही नहीं था कि उस व्यक्ति ने उसे देख लिया है। वो लाश के टुकड़े ट्रॉली में रखकर मारिया के पीछे से आया और उसे दबोच लिया। मारिया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो खुद को नहीं छुड़ा पाई तो उसने उसके हाथों को अपने दांतों से काट लिया। मारिया के काटते ही उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई और मारिया उसकी गिरफ्त से छूट गई। और मारिया जरा भी देर ना करते हुए उस कुल्हाड़ी के पास भागकर पहुंची और उसे अपने हाथों में उठा लिया। अब मारिया उस व्यक्ति का चेहरा ठीक से देख पा रही थी, जो कि बड़ा अजीब सा दिख रहा था। उसने जरा भी देर ना करते हुए उस कुल्हाड़ी से उस वहशी इंसान पर हमला कर दिया। पहले उसने पूरे दम के साथ उसके दाएं कंधे पर कुल्हाड़ी चलाई, जिससे कि उसका एक बाजू कटकर नीचे गिर पड़ा। वो व्यक्ति दर्द से चीख उठा। उस वीराने में उसकी आवाज गूंज उठी। फिर मारिया ने उसके दूसरे कंधे पर भी वार किया, वो भी कटकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मारिया ने उसके सीने पर कुल्हाड़ी चलाई और उसके सीने से खून की धार बह चली। आखिरी कुल्हाड़ी उसने उस व्यक्ति की गर्दन पर चलाई तो उसका सिर कटकर धरती की धूल चाटने लगा। उसका सिर कटते ही मारिया चीखते हुए धरती पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और ऊपर वाले से बोली, आई एम सॉरी गॉड, मुझे माफ करना इस अपराध के लिए। जब उसका दिमाग कुछ ठिकाने पर आया तो वो उस जगह से उठी और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ चली। उसने देखा कि रात अभी भी ढली नहीं थी और वो आगे बढ़ चली न जाने कहां। चलते चलते उसे एक छोटा सा तालाब मिला। उसने वहां पहले जी भर के अपने हाथ पैर धोए, पानी पिया और थोड़ी देर वहीं बैठकर रोती रही, क्योंकि अब उसे वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर एक बार वो हिम्मत करके उठी और आगे बढ़ चली। वो चलती चली जा रही थी, बस चलती चली जा रही थी। अब शायद सुबह होने को थी, क्योंकि पंछी चहचहाने लगे। उसने देखा कि वो बहुत ही सुंदर घाटी पर है और वहां बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। हल्के उजाले में उसने ढेर सी तितलियों को उड़ते हुए देखा। उसे ये सब देखकर भीतर से खुशी महसूस हुई, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से बचकर आई थी जिसकी उसे आशा नहीं थी। घाटी का गोल गोल रास्ता और किनारे किनारे लगे बोगेनवेलिया के फूल उसकी आंखों को राहत दे रहे थे। तभी वहां से एक स्कूटर गुजरा जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। मारिया ने उन्हें रोककर रास्ता पूछा तो उनमें से एक बोला, आगे चर्च है, वहां के पादरी आपकी मदद कर देंगे। मारिया फिर चलने लगी और कुछ ही देर में वो चर्च के सामने थी, लेकिन बहुत ज्यादा थकी होने के कारण उसे चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो एक अस्पताल में थी और उसके सामने पादरी बैठे थे। उन्होंने मारिया से कहा कि तुम चर्च के सामने उन्हें बेहोश मिली। तब मारिया ने उन्हें सब बताया। ये सुनकर पादरी बोले, बेटी, वो गांव और वो स्टेशन श्रापित है। बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि तुम वहां से सही सलामत वापस आ गई।
और फिर पादरी ने मारिया को उसकी दादी के पास पहुंचा दिया। मारिया अपनी दादी से मिलकर बोली, दादी, मैं वहां से बचकर आ पाऊंगी, ये मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस रात की सुबह ही नहीं है। यही थी आज की भूतिया कहानी, लेकिन अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और डरावनी कहानी। अगर आप भी इस डर और रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याद रखें, अंधेरे से दूर रहें और अगली मुलाकात तक सुरक्षित रहें।